गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3-4 दिन लग गया है क्योंकि ड्यूटी में बहुत बिजी होने के चलते समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, रेलवे ने मात्र 32,438 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है, जिसका फुल नोटिफिकेशन आज देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी का सैलरी कितना होने वाला है और मेरा सैलरी यानी 5 साल होने के बाद मेरा सैलरी कितना हुआ है उसका सैलरी स्लिप दिखाएंगे और कौन सा पोस्ट सबसे बेहतर है और किस पोस्ट में सबसे आसान काम होता है उसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग फुल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और फॉर्म भरने से जॉब पाने तक टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैकेंसी है 32,438 और इसको भरने वाला है जिसका उम्र 18 साल से 36 साल तक है, वो भर सकता है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। लास्ट डेट है इसका 22 फरवरी 2025, यानी 22 फरवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी को वही लोग अप्लाई कर सकता है जिसके पास मैट्रिक या आईटीआई की डिग्री 22 फरवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो गया है, वही इस वैकेंसी को भर सकता है। देखिए, जिसका गलती होता है यानी उसके लिए मॉडिफिकेशन का चांसेस देता है। 25 फरवरी से 6 मार्च तक मॉडिफिकेशन का डेट दिया हुआ है, यानी जिसका भी कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब गलती हुआ है उसको 6 मार्च तक आप लोग सुधार कर सकते हैं। उसके लिए आपको 250 रुपया पेड करना पड़ेगा, वो रिफंडेबल नहीं है। यानी एग्ज़ाम फ़ी में जो भी 400 रुपया और SC ST के लिए 250 रुपया लगेगा वो एग्ज़ाम देने से आपको रिफ़ंड कर देता है, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए जो भी आपसे 250 रुपया लेंगे वो आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे। दोस्तों, जो भी इस नौकरी को पाना चाहते हैं उसको 4 स्टेज को कम्प्लीटली पार करना होगा। पहला स्टेज CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस टेस्ट को जो भी पास करेंगे उसको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जितना भी वैकेंसी है यानी 32,000 के आसपास जो वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट को फिज़िकल यानी रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो भी रनिंग में पास होंगे उसमें 1:1 के रेशियो में DV में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे उसका 99% गारंटी है कि नौकरी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, वो बहुत ही इजी होता है। देखिए, इसमें SC ST कैंडिडेट के लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी भी दिया है। जो भी कैंडिडेट SC ST में आता है उसका CBT टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट सारा कुछ ट्रेन ट्रैवल में फ्री कर दिया जाएगा। देखिए, एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है 18 से 33 साल, जो कि कोविड-19 होने के चलते 18 से 36 साल तक एज लिमिट दिया गया है। जो भी कैंडिडेट OBC के अंदर आता है उसको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो SC ST के अंदर आता है उसको 5 साल का, और जो भी एक्स सर्विसमैन है उसमें SC ST को 8 साल, OBC को 6 साल और अनरिजर्व को 3 साल। और इसमें दिया है जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का स्टाफ या कैजुअल लेबर है उसको 45 साल की उम्र तक भरने का अनुमति दिया जाएगा। इसमें देखिए, ऐसा कैंडिडेट जिसका जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ है वो इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी 1 जनवरी 2007 से पहले जिसका जन्म हुआ है वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। इसमें देखिए, डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है कि मैट्रिक या ITI जो भी है वो 22 फरवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर कंप्लीट होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उस कैंडिडेट का नौकरी नहीं होगा। यानी जो भी कैंडिडेट जिसका डिग्री 22 फरवरी 2025 से पहले कंप्लीट है और एज रिलैक्सेशन के अंडर में आता है वही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। देखिए, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी जो अनरिजर्व है उसको 400 और जो SC ST है उसको 250 रुपया रिफंड करेगा एग्ज़ाम देने के बाद। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय है रेलवे गवर्नमेंट में या कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसको ANOC की ज़रूरत है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे कि पहले बताए हैं, एग्ज़ाम को नौकरी को पाने के लिए 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। CBT, PET फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। ये चारों स्टेप कंप्लीट जिसका होगा उसी को नौकरी पक्का होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे CBT टेस्ट। CBT टेस्ट में
क्या सिलेबस होगा, कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और कितना क्वेश्चन रहेगा, सारा डिटेल्स जानेंगे। देखिए, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, 90 मिनट एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल साइंस 25 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। मैथ साइंस 25-25, रीजनिंग 30 नंबर का और करंट अफेयर्स 20 नंबर का होगा। देखिए, मिनिमम परसेंटेज अनरिजर्व को 40%, EWS को 40%, OBC को 30%, SC ST को 30%, ये मिनिमम आपको लाना ही होगा। मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहेगा, देखिए, नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन। मैथ का टॉपिक एक बार अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग मार्क्स होगा, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लिख देते हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ट्रिगो, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टेकन होता है, थोड़ा फंस जाता है आदमी। इसको अच्छा से कर लीजिएगा तो आपको इजीली मैथ में 25 में 22, 23, 24 ऐसा आ जाएगा। और मैथ ही स्कोरिंग मार्क्स है, मैथ और रीजनिंग ये दोनों आपको नंबर को बढ़ा देगा। जल्दी से देख लेते हैं रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिक, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सेलोलिज्म, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरशिप, सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, ये सारा रीजनिंग का सिलेबस है। देखिए, जनरल साइंस का क्या होगा, द सिलेबस अंडर द ओवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये 10th बेसिस का होगा। तो CBSE बोर्ड का जो 10th का सिलेबस है वो 10th बेसिस का होगा। जनरल साइंस से आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आप 12th लेवल का जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पढ़ लीजिएगा तो कंप्लीट सफिशिएंट है। 12th लेवल का पढ़ लीजिएगा, NCERT बटन को फॉलो कीजिएगा, तो साइंस से आपका 25 में लगभग 20 के आसपास आ जाएगा। ये देखते हैं GI, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में। इसमें आपको पूछेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। इसमें आपको 20 मार्क्स का पूछेगा, जो कि करंट से रिलेटेड होगा और देश भर की घटना को आपको अपडेट रहना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपको रनिंग के बारे में आपको देखना है। देखिए, जिन कैंडिडेट को नौकरी लेना एकदम सुनिश्चित करना है उसको 82% लाना ही पड़ेगा जनरल के लिए। OBC के लिए 75% प्लस आपको स्कोर लाना होगा। आप कोई भी बोर्ड से डालिए, उसमें 82 अगर ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अभी देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट का क्या भूमिका रहेगा। देखिए, 35 kg वजन लेकर आपको 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट के अंदर, एंड 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। ये है मेल कैंडिडेट का। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 20 किलो वेट, 100 मीटर की डिस्टेंस और 2 मिनट समय, यानी फीमेल को 20 kg लेके जाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर, और 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ये ध्यान से देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा सुविधा क्या है कि 20 किलो वजन लेके जाना है और 1000 मीटर दौड़ने के लिए आपको 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है। जो भी ट्रांसजेंडर है उनको फीमेल के इक्विवेलेंट आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, यानी फीमेल का जो भी क्राइटेरिया है आपको वो पूरा करना होगा, यानी ट्रांसजेंडर के लिए सुविधा हो गया है। अब देखिए, ए नंबर पॉइंट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में दिया है कि जो भी कैंडिडेट मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसको 250 रुपया आपको एडिशनल पे करना होगा। यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई किया है वो अलग, और जो कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद गलती किया है उसको 250 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। मॉडिफिकेशन का लास्ट डेट है 6 मार्च 2025।
अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरत है। देखिए, मैट्रिक या आईटीआई दोनों में से कोई एक चाहिए, सभी के लिए है। अगर आपको पास मैट्रिक है तो सभी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आईटीआई है तो भी सभी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एसएनटी, इसके लिए देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड होगा C1, B1 और C1। वर्कशॉप के लिए C1 चाहिए, सिग्नल के लिए B1 और प्रोडक्शन लिमिट के लिए C1। यानी असिस्टेंट फीवे के लिए देखिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 में भी चलेगा। यानी सारा का सारा पोस्ट के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग दिया गया है, जिसमें A1, B1, C1 कैटेगरी में बटा हुआ है। देखिए टोटल 14 पोस्ट है, उसको सब 14 का 14 पोस्ट के लिए मैट्रिक या आईटीआई दोनों में से कोई भी चलेगा, सब अप्लाई कर सकता है। देखिए मेडिकल टेस्ट में सिर्फ आँख को ही सबसे अच्छा से टेस्ट करता है, बाकी कोई भी उतना खास टेस्ट नहीं होता है। यहाँ 14 का 14 पोस्ट है और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा होता है और किसको अवॉइड करना चाहिए, किस पोस्ट में सबसे लास्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, किस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आइए जानते हैं कहाँ कितना पोस्ट है। मुंबई में देखिए टोटल 4672 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है मुंबई में। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे जयपुर में है, जयपुर में 1433 टोटल पोस्ट है। आप लोग देखिएगा कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट है वहाँ कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा होगा और वहाँ कटअप भी सबसे ज़्यादा जाएगा, इसलिए ये सब भी ध्यान देना होगा कि कहाँ से अप्लाई करें। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में सबसे कम पोस्ट है, 503 पोस्ट है, इसमें अप्लाई भी कम होगा। जहाँ सबसे कम पोस्ट है और जहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट है उस जगह को अवॉइड करना चाहिए। अब देखेंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 1614 सीट है, ये एवरेज सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 1416 पोस्ट है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे में भुवनेश्वर में 964 पोस्ट है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीज़न में 1100 सीट है। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में इसमें है 4785, ये बहुत ज़्यादा सीट है और दिल्ली में कंपटीशन भी हाई लेवल का होगा, इसलिए इस जगह को तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि यहाँ सारा कोचिंग का घर है। बिहार, यूपी, राजस्थान का सारा कैंडिडेट इधर भरता है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे चेन्नई में अच्छा खासा पोस्ट है, 2694, ये थोड़ा दूर पड़ जाता है नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन अच्छा खासा पोस्ट है, कटअप भी कम जाता है। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 1370 सीट है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत हाई रहेगा क्योंकि यूपी का सारा कैंडिडेट इधर अप्लाई करेंगे। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 2048 सीट है, ठीक ठाक पोस्ट है। 2000 से ऊपर जो भी पोस्ट है वहाँ ठीक ठाक ही है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1817 पोस्ट है, लेकिन कोलकाता का कट ऑफ 80 प्लस जाएगा, इसको जान के ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। सेंट्रल रेलवे मुंबई, देखिए इसमें भी 3244 सीट है मुंबई में, लेकिन मुंबई में कंपटीशन अच्छा खासा रहता है क्योंकि राजस्थान, यूपी वाला सारा का सारा मुंबई में अप्लाई कर सकता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर बिहार का है, ये 1251 पोस्ट है, लेकिन बिहार का जो कैंडिडेट है उसको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, बाहरी किसी को अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ कंपटीशन टफ है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में 2020 सीट है, यहाँ भी अच्छा खासा सीट है, लेकिन ये यूपी में है तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, इसको देखते हुए आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, जिससे 80 के आसपास जनरल का जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें 1044 सीट है, यहाँ थोड़ा सा कटअप कम जाता है, उतना भी कटअप नहीं जाएगा, जैसे 75 के आसपास जनरल में जाएगा और SC ST के लिए 65 प्लस जाएगा, OBC के लिए 70 के आसपास रहेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम होगा, 1664 42 सीट है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है, उसके बारे में टोटल डिटेल्स में जानेंगे कि कौन सा पोस्ट में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस फर्स्ट में देना चाहिए कौन सा पोस्ट के लिए और कौन सबसे बेहतर पोस्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मैकेनिकल, SNT, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग टोटल पोस्ट 14 पोस्ट है, इसमें आपको 32,438 सीट है।
जिसमें कि आपको सबसे बेहतर काम जो है पॉइंट्समैन का है। इसमें साफ़ सुथरा काम है, उसमें कोई गंदगी वाला काम नहीं है। आपको नाइट पेट्रोलिंग नहीं जाना होगा और स्टेशन मास्टर के साथ आपको रहना होगा। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसमें अच्छा खासा सीट है, 5058 सीट है। और मेरे हिसाब से सबसे ख़राब पोस्ट है TM4, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 13,187। TM4 में आपको हर मौसम के विपरीत परिस्थिति में हमेशा आपको ड्यूटी जाना होगा। गर्मी में आपको कड़ा धूप में ड्यूटी करना होगा, बारिश में ड्यूटी करना होगा और ठंडी में रात भर आपको पेट्रोलिंग करना होगा। ये मौसम के विपरीत दिशा में काम करना पड़ता है। आर्मी से भी कम नहीं है ये। बाकी सभी पोस्ट लगभग ठीक ठाक है। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, कम प्रेशर वाला काम देना चाहते हैं, तो पॉइंट्समैन को प्रेफरेंस में 1 में दीजिए और ट्रैकमैन जो TM4 आता है उसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस में दीजिए। बाकी TM4 के लिए एक सुविधा है कि इसमें रिक्स अलाउंस 3375 रुपया मिलता है। ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, लेकिन पॉइंट्समैन या अदर पोस्ट में आपको प्रमोशन जल्दी मिलता है। और पॉइंट्समैन में आपको LDC के तहत 20% कोटा के तहत आपको बहुत जल्दी CCTC और स्टेशन मास्टर और अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप बहुत जल्दी दूसरा डिपार्टमेंट ले सकते हैं। पॉइंट्समैन में आपको GDC के तहत बहुत जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ट्रैकमैन में थोड़ा सा GDC में थोड़ा कंजूसी करता है, इसमें मौका कम मिलता है। अगर मनपसंद का नौकरी लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई करके 80+ स्कोर लाना पड़ेगा और मनपसंद का नौकरी लेना पड़ेगा। ट्रैकमैन का भी नौकरी उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें कभी कभी आपको मौसम के विपरीत भी काम करना पड़ता है। इस वीडियो के आगे हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का सैलरी कितना होगा। जब ज्वाइन होगा तो 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो सैलरी कितना देगा इसको हम लोग आगे डिटेल्स से जानेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अंत तक जाएंगे और आगे जानेंगे कि मेरा 5 साल होने के बाद बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितना बनता है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आइए देखते हैं सैलरी कितना बनता है। सैलरी स्टार्टिंग में आपको बेसिक 18,000 देगा, यानी बेसिक आपको लिखा हुआ है 18,000 वो देगा। DA 56% हो जाएगा जनवरी में, और जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे तब तक ये 60% तक हो जाएगा। HRA 10% मिनिमम मिलता है। हम मिनिमम को ही लेके चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम 30% तक मिलेगा, तो 3600 रुपया मिलेगा। लेकिन मिनिमम कितना सैलरी बनता है उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। रिक्स अलाउंस 3375 रुपया, ये ट्रैकमैन 4 के लिए है। TM4 के लिए TA 3377 रुपया मिलता है। ये सबके लिए मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। दोस्तों ये मिनिमम सैलरी होगा क्योंकि जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। हम लोग 8वां पे कमीशन के हिसाब से कितना बेसिक और कितना सैलरी बनेगा वो भी कैलकुलेशन करेंगे। अभी देख लेते हैं मिनिमम सैलरी 18,000 के बेसिक के हिसाब से कितना बनता है। इसमें हम लोग नाइट अलाउंस को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आप लोग जितना दिन नाइट कीजिएगा उतना आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। नाइट अलाउंस में बेसिक का 1% आपको पर डे देता है। जैसे एक दिन नाइट कीजिएगा तो शुरुआत में 180 रुपया देगा, और जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नाइट अलाउंस बढ़ेगा। ये एडिशनल है, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग देखेंगे कि मिनिमम सैलरी अभी कितना बन रहा है, कितना बनेगा। मिनिमम सैलरी बन रहा है 35,400 रुपया का अप्रोक्स। ठीक है, तो आप ज्वाइन करते ही आपको हाथ में 35,400 रुपये मिलेगा 7 पे कमीशन के हिसाब से। अगर 8वां पे कमीशन यानी जनवरी 2026 के बाद आपका ज्वाइन होता है तो ये सीधा 7 से 8,000 रुपये बढ़ जाएगा। देखते हैं उसमें कितना बनता है। उसमें देखिए बेसिक अप्रोक्स आपको 36,000 होना ही है, वो होगा। और DA 2% देगा। 36,000 का 2% यानी 720 रुपया होता है। फिर HRA आपको 10% मिलेगा, यानी 36,000 का 10% 3600 रुपया मिलेगा। रिक्स अलाउंस फिक्स रहेगा 3375 रुपया, और TA भी फिक्स रहेगा। TA सभी लोगों को 1377 रुपया देगा, ये फिक्स्ड है। तो हम लोग देखेंगे 8 पे कमीशन में हम लोगों को मिनिमम सैलरी कितना बनता है। मिनिमम सैलरी 43,695 यानी 43,700 के अप्रोक्स आपको मिलेगा, ये मिनिमम है। उसके बाद आप इसमें नाइट अलाउंस, TA और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिल सकता है। ये स्टार्टिंग सैलरी है। देखिए मेरा सैलरी, मेरा अभी बेसिक है
20,900 यानी 5 साल हो गया है। 5 साल बाद, ये दिसंबर 2024 का है, मेरा ज्वाइनिंग देखिए 2019 का है, तो 5 साल बाद मेरा सैलरी बेसिक बढ़ा है 20,900 और डियरनेस अलाउंस 11,077 रुपया। अभी 53% डी है इसलिए इतना बना है। नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है एक दिन का, देखिए 213 रुपया नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है और रिक्स अलाउंस मिलता है 3375 रुपये। यानी टोटल देखिए ग्रॉस कितना बना है, ग्रॉस बना है मेरा 36,942 रुपया। और इसमें देखिए HRA ऐड नहीं है, HRA जब ऐड हो जाएगा तो 2100 रुपया और एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, बेसिक सीधा इसका डबल हो जाएगा, यानी 42,000 के आसपास हो जाएगा। देखिए सैलरी स्लिप दिखाने के पीछे मोटिव यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ग्रुप डी का नौकरी लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।